नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल जॉब विथ पेडी में। दोस्तों, आज इस क्लास के माध्यम से हम अपने फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.2 है वो कंप्लीट कर लिए। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से पहली वाली क्लास से एक बार जरूर देख लेना। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई तो आप इसे लाइक और शेयर भी जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो क्वेश्चन फर्स्ट इस प्रकार दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अप्रिमेय संख्या है। इसमें हमें सिद्ध करना है कि रूट 5 क्या एक अप्रिमेय संख्या है। यह तो हम जानते हैं कि रूट 5 क्या एक अप्रिमेय संख्या है। इसके अलावा जैसे रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11, यानी रूट के अंदर कोई भी अपूर्ण वर्ग वाली संख्या हो सकती है। पूर्ण वर्ग जैसे रूट 4 होता है, उसका मान तो क्या होता है 2 होता है, वो तो क्या होती है एक प्रीमेय संख्या होती है। लेकिन अपूर्ण वर्ग होता है ना, वो क्या होती है एक अप्रीमेय संख्या होती है। जानते तो हैं हम, लेकिन हमें क्या करना है, इसको सिद्ध करके बताना है। तो यानी कि यहाँ पे रूट 5 की जगह आपसे रूट 2 भी पूछा जा सकता है, 3 भी, 7 भी, 11 भी, 13 भी, ठीक है। इस प्रकार से अपूर्ण वर्ग वाली संख्या आपसे कोई भी देकर अप्रीमेय संख्या सिद्ध करवा सकते हैं। तो इसके लिए इन क्वेश्चनों को हम किस प्रकार करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, मानना है। मानना क्या है, हमें अप्रीमेय सिद्ध करना है ना, इसका उल्टा मान लेंगे। इसका उल्टा हमने क्या मान लिया कि रूट 5 क्या एक प्रीमेय संख्या। हमें अप्रीमेय सिद्ध करना है, लेकिन हमने क्या किया, इसका उल्टा मान लिया कि रूट 5 क्या एक प्रीमेय संख्या। आप जानते हैं कि अगर रूट 5 एक प्रीमेय संख्या है तो प्रीमेय संख्या को तो हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, ठीक है। और जहां पी व क्यू सह अभाज्य, जहां पी व क्यू सह अभाज्य पूर्णांक है तथा क्यू नॉट्स इक्वल टू 0, यानी क्यू है वो आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जहां पी व क्यू क्या है, सह अभाज्य पूर्णांक है तथा क्यू है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहां पे बात आई है सह अभाज्य की। पूर्णांक तो आप जानते हैं कि माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक की सभी संख्या क्या होती है, पूर्णांक होती है। इसके बारे में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में बात कर ली थी। अब हम बात करते हैं सह अभाज्य की। सह अभाज्य का मीन्स क्या है, जैसे कोई संख्या आपकी 1/2, ये संख्या और थोड़ी कटेगी एक दूसरे से। 1/2 है एक दूसरे से और ये नहीं कट रही है, ठीक है। इसी प्रकार मैंने लिख दिया 2/5। इन दोनों में एक के अलावा कोई कॉमन है क्या, इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ कॉमन क्या है, एक है। यानी कि इनका एच शेप क्या होता है, एक ही होता है सह अभाज्य संख्याओं का। लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिया 3/6। 3/6 में ये संख्या भी 3 से कटेगी, ये संख्या भी 3 से कटेगी। तो यानी इन दोनों का जो एक विनिष्ट गुणनखंड ये एच शेप है वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन सह अभाज्य संख्याओं का जो एच शेप होगा ना, वो क्या होगा, हमेशा और हमेशा 1 होगा। तो आपको कैसे याद रखना है कि वे संख्याएं जो और नहीं कटती है ना, वो कौन सी हो जाएगी, सह अभाज्य संख्या हो जाएगी। ये आपको सीधा सीधा ध्यान में रखना है। जब भी बात करें सह अभाज्य संख्या की, तो यानी वो संख्या जो और नहीं कटेगी, यानी जिनका एच शेप या जो विनिष्ट गुणनखंड है ना, वो क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ 1 होता है। वो क्या होती है, आपकी सह अभाज्य संख्या होती है। यहां तक आपको क्लियर हो गया। हमने क्या किया, माना कि रूट 5 एक प्रीमेय संख्या है। अगर ये प्रीमेय संख्या है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। पी और क्यू क्या आपके सह अभाज्य पूर्णांक है, क्यू है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम क्या करेंगे, इनका वज्र गुणा कर देंगे। जैसे 5 है तो 5 के नीचे तो हम 1 ले सकते हैं ना, क्योंकि प्रत्येक संख्या के गुणा और भाग में क्या होता है, 1 होता है। तो इसके नीचे भी हम 1 मान लेंगे, ठीक है। ये आपको मानना है, यहाँ पे लिखना नहीं है। तो इसके नीचे 1 है तो हम क्या करेंगे, इनका वज्र गुणा कर देंगे। तो रूट 5 का गुणा किससे हो जाएगा, क्यू से हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका रूट 5 क्यू और बराबर में क्या है, पी, ठीक। अब इन जो हमने मान आया है पी बराबर 5 क्यू आया है, इसका हम क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो ये लीजिए हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। रूट 5 क्यू की स्क्वायर बराबर पी की स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, रूट 5 का गुणा रूट 5 होगा तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और क्यू की क्या हो जाएगी, क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर। इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। क्यू के गुणा में 5 है, इसको हम क्या कर देंगे, पी के भाग में भेज देंगे, यानी साइड आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बट्टा 5 हो जाएगा। पी स्क्वायर बट्टा 5 का अर्थ क्या है
कि p का कोई भी मान होगा ना, उसकी अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। ठीक है, यानी पी स्क्वायर का जो भी मान होगा ना, उसमें 5 का भाग यहाँ पे जाएगा, वो किसके बराबर होगा, क्यू के बराबर होगा। ठीक है, तो दोस्तों आपकी क्लास 10 में एक प्रमेय है, वो प्रमेय ये कहती है कि अगर कोई मान लीजिए संख्या p है, ठीक है, अगर इसका हम स्क्वायर करते हैं, अगर ये किसी भी संख्या से विभाजित होता है, जैसे यहाँ पे ये 5 से विभाजित हो रहा है, तो ये प्रमेय ये कहती है कि अगर पी स्क्वायर 5 से विभाजित होता है ना, तो पी भी आपका किस से, 5 से विभाजित होगा। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रमेय कहती है, आपको ध्यान में रखना है सीधा सीधा। अगर पी स्क्वायर किसी भी संख्या से विभाजित होता है तो पी भी उसी संख्या से क्या होगा, विभाजित होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो हम लिख देंगे पी स्क्वायर 5 से विभाजित होता है, पी स्क्वायर 5 से विभाजित होता है। अगर पी स्क्वायर 5 से विभाजित होता है तो पी भी 5 से क्या होगा, पी भी 5 से विभाजित होगा। यह आपकी प्रमेय कहती है कि अगर पी स्क्वायर 5 से विभाजित होता है तो पी भी क्या होगा, आपका 5 से विभाजित होगा। आगे इस क्वेश्चन को किस प्रकार करना है, अगर ये p है वो 5 से विभाजित होगा, अगर p है ये 5 से विभाजित होगा, कोई ना कोई या तो यहाँ पे हमें मान मिलेगा, वो मान हमने क्या मान लिया, r क्या आपकी एक पूर्णांक संख्या, p क्या है, पूर्णांक है, 5 भी एक पूर्णांक है। अगर पूर्णांक के अंदर हम पूर्णांक का भाग देंगे, कोई ना कोई हमें पूर्णांक मिलेगा, वो हमने क्या मान लिया, यहाँ पे r मान लिया। अब 5 का गुणा इस तरफ कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका p बराबर 5 r हो जाएगा। अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया, तो पी स्क्वायर 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25, आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। ये क्या हो गया, आपकी समीकरण 2 मान ली इसको हमने। ये क्या आपकी समीकरण 1 है, ये क्या है, समीकरण 2 है। यहाँ पे क्या है, पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू है, और यहाँ पे क्या है, पी स्क्वायर बराबर कितना है, 25 आर स्क्वायर है। तो यानी कि समीकरण 1 से समीकरण 2 में हम पी का मान रख देंगे। पी का मान समीकरण 1 में कितना है, 5 क्यू स्क्वायर बराबर कितना है, 25 आर स्क्वायर। ये 5 से ये 5 कितने बार, 25 5 बार कटेगा, तो यानी क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5 आर स्क्वायर। ठीक है, तो क्यू स्क्वायर बट्टा 5 बराबर क्या हो गया, आर स्क्वायर हो गया। पहले तो हमने क्या किया था, यहाँ पे तो हमने p है वो सिद्ध कर दिया कि ये किस से विभाजित हो रहा है, 5 से, यानी किसी ना किसी संख्या से विभाजित हो रहा है। अब हम यहाँ पे क्या करें, ये सिद्ध करने की कोशिश करें कि q है वो भी किसी न किसी संख्या से विभाजित हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, तो यानी q भी 5 से विभाजित होगा। अभी मैंने आपको बताया था, ये आपकी क्लास में एक प्रमेय है, अगर कोई वर्ग वाली संख्या किसी संख्या से विभाजित होती है तो उसका वर्गमूल होता है वो भी उस संख्या से विभाजित होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित होता है, क्यू स्क्वायर क्या होता है आपका, 5 से विभाजित होता है, तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा, क्यू भी क्या होगा आपका, 5 से विभाजित होगा। दोस्तों ये p है ये भी 5 से विभाजित हो रहा है, ये q है ये भी 5 से विभाजित हो रहा है, यानी इन दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो गया आपका, 5 हो गया। लेकिन हमने स्टार्टिंग में बोला है कि ये दोनों क्या सहअभाज्य पूर्णांक है, यानी इनका उभयनिष्ठ है वो एक के अलावा कोई है ही नहीं, यानी एक संख्या क्या है, कोई इस प्रकार है, ये कटेगी नहीं। लेकिन अब हम क्या बोल रहे हैं कि ये p है वो भी 5 से विभाजित होगा, q भी 5 से विभाजित होगा, यानी इन दोनों का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो क्या होगा, एक 5 होगा। लेकिन स्टार्टिंग में हमने क्या बोला है कि ये दोनों सहअभाज्य संख्या, यानी इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो एक के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। तो यानी कि अभी उभयनिष्ठ गुणनखंड हमें 5 मिल गया, तो यानी कि जो हमने यहाँ पे एक अवधारणा मानी थी, जो हमने एक परिकल्पना की थी, हमने माना था कि √5 क्या एक परिमेय संख्या है, हमने ये तो माना था √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, यानी इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो एक के अलावा कुछ है नहीं। लेकिन हमें क्या मिल गया, उभयनिष्ठ गुणनखंड तो 5 मिल गया, तो यानी कि जो हमने माना था वो बात तो क्या हो गई, गलत सिद्ध होगी। हमने क्या माना था, परिमेय माना था, हमने माना था कि √5 क्या एक परिमेय संख्या है, लेकिन हमारी बात तो क्या होगी, गलत सिद्ध होगी। तो यानी गलत सिद्ध हो गया, तो यानी ये परिमेय संख्या तो हो ही नहीं सकती, यानी कि परिमेय संख्या नहीं है तो क्या हो जाएगी आपकी, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अब आपको इसको किस प्रकार लिखना है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ये बात है ना, इसको हम मान लेते हैं स्थिति फर्स्ट, ठीक, इसको हमने बोल दिया स्थिति फर्स्ट, और ये जो आपकी बात है ना, इसको हमने बोल दिया स्थिति सेकंड। ये आपको ध्यान में रखना है।
जहाँ पे P है वो 5 से विभाजित हो रहा है, इसको तो हमने स्थिति फर्स्ट ले लिया, और जो Q है जो यहाँ पे Q 5 से विभाजित हो रहा है, इसको हमने क्या ले लिया, स्थिति सेकंड ले लिया। अब हम बोलेंगे कि अभी जो मैंने बताया ना वही हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि स्थिति 1 व 2 से, स्थिति 1 व 2 से स्पष्ट है कि P व Q का एक उभयनिष्ठ, P व Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है आपका 5 है। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 5 है। अगर इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है तो यानी क्या होगी, आपकी सहअभाज्य संख्या नहीं होगी P और Q, ठीक है, यानी ये क्या नहीं होगी, एक परिमेय संख्या नहीं होगी। अगर ये परिमेय संख्या नहीं होगी तो अपनी जो अवधारणा है वो गलत होगी, तो यानी क्या है आपकी एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो ये बातें वो आपको नीचे लिखनी है, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं ऊपर लिख देता हूँ। तो ये दोनों में उभयनिष्ठ क्या आ गया आपका 5 आ गया, उभयनिष्ठ 5 आ गया, तो अपनी जो उदाहरण है वो तो क्या हो गई, गलत हो गई। तो अतः इनका उभयनिष्ठ 5 है, अतः हमारी अवधारणा क्या थी कि √5 एक परिमेय संख्या, यही तो हमने माना था, ये तो अपनी क्या थी, अवधारणा थी। अतः हमारी अवधारणा गलत सिद्ध होती है। अतः हमारी अवधारणा गलत सिद्ध होती है। तो ये गलत सिद्ध होती है तो यानी कि 5 है, √5 और परिमेय संख्या नहीं होगी तो क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। √5 क्या होगी, एक आपकी अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन है ना वो आपको इसी मेथड से करने हैं। पहले आपको क्या करना है कि अवधारणा मान लेते हैं इसकी विरुद्ध, यानी ये अपरिमेय संख्या था तो हमने परिमेय मान लिया। अब क्या होगी, ये हमारी अवधारणा वो क्या होगी, गलत सिद्ध होगी। अगर हमारी अवधारणा गलत सिद्ध है तो यानी ये क्या होगा, सही होगा। तो यानी √5 क्या हो जाएगा, एक आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगी। होपफुली क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके जरूर बता देना, मैं आपको और इसको डिटेल से समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए 3 + 2 √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। इसे हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, उसी तरह आपको स्टार्टिंग करना है। सबसे पहले आपको मानना है कि जो संख्या हमें अपरिमेय सिद्ध करना है ना वो क्या है, कि परिमेय संख्या है। हमने क्या क्या माना, 3 + 2 √5 क्या है, कि परिमेय संख्या। अगर यह संख्या परिमेय संख्या है तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी क्या हो जाएगी आपकी P/Q के बराबर हो जाएगी। अगर परिमेय संख्या तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं। आगे आपको क्या करना है, बता देना है कि जहां P व Q सहअभाज्य, P व Q सहअभाज्य पूर्णांक है और Q है वो आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। सहअभाज्य पूर्णांक का मीन्स क्या है, ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया कंप्लीट डिटेल से, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम क्या करेंगे, P/Q हमने क्या माना है कि परिमेय संख्या है P/Q के रूप में। तो ये 3 है, इसको हम इस साइड ले आएंगे, तो यानी कि √2 बराबर P/Q - 3। इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, 3 Q है ये कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो P और इस साइड ये क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, यानी 3Q। इस साइड क्या है, √2 √5, ये 2 भी हम इस साइड ले जाएंगे। तो हम क्या करें, यहाँ पे जो अपरिमेय संख्या ना उनको एक साइड करें, परिमेय संख्या को हम एक साइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका P - 3Q/2Q। पहले हमने 3 को इस साइड ले आया क्योंकि ये क्या है, हमें पता है कि परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या है, तो यानी इसके साइड हमने इनको कर लिया है। इसी प्रकार 2 को हमने इस साइड ले आया, यानी √5 अब हमें तो पता है कि एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और यह संख्या क्या है आपकी, एक परिमेय संख्या है। तो P और Q यहाँ पे क्या है, पूर्णांक है, यानी कि पूर्णांक को अगर हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं तो वो आपकी क्या हो जाती है, एक परिमेय संख्या हो जाती है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर वाली भी क्या होगी, √5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, ठीक है। तो इस बात को हम एक बार लिख लेते हैं कि P व Q पूर्णांक है, P व Q क्या है, पूर्णांक है, इसलिए
इसलिए p माइनस 3q बटा 2q। 2q क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर वाली √5 ये भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो यानी आगे हम लिखेंगे ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या है, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। ठीक, अगर ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर वाले भी क्या होने चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों हम जानते हैं कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में सिद्ध किया है कि √5 तो क्या आपकी एक अपरिमेय संख्या है। अब आपको आगे इसके नीचे लिखना है, लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर √5 एक अपरिमेय संख्या है तो यहां पे क्या आ रही है, √5 एक परिमेय संख्या आ रही है। इसके अकॉर्डिंग तो क्या आ रही है, √5 एक परिमेय संख्या आ रही है। लेकिन हम जानते हैं कि √5 वास्तव में क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यानी कि जो हमने माना था, हमने क्या माना कि यह संख्या क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इसके अकॉर्डिंग तो √5 भी क्या आ रहा है, एक परिमेय संख्या आ रहा है। लेकिन √5 वास्तव में होता क्या है, एक अपरिमेय संख्या होता है। यानी कि जो हमने माना है वो बात यहाँ पे क्या हो रही है, गलत सिद्ध हो रही है। अगर हमारी बात गलत सिद्ध हो रही है, हमारी बात क्या थी कि यह संख्या क्या है, एक परिमेय संख्या है, ये बात यहाँ पे गलत सिद्ध हो गई। तो यानी कि परिमेय संख्या तो हो नहीं सकती। अगर ये परिमेय संख्या नहीं होगी तो क्या हो जाएगी, आपकी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो आगे लिख देंगे ये क्या है कि परिमेय संख्या। अतः हमारी अवधारणा में क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है कि हमारी अवधारणा के अकॉर्डिंग तो √5 क्या आ रहा है, परिमेय संख्या आ रहा है, लेकिन √5 वास्तव में क्या है, अपरिमेय। तो यानी कि हमारी जो अवधारणा है उसमें विरोधाभास हो गया। अगर विरोधाभास हो गया तो हमारी बात क्या है, गलत है। तो ये बात गलत है, तो यानी सही क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि 3 + 2 √5 क्या है कि परिमेय संख्या। तो इसको लिख देंगे, अतः हमारी अवधारणा में विरोधाभास से प्रकट हो रहा है। ठीक, यह आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। भावार्थ यही होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि आप यही शब्द लिखें। ठीक है, आप इनकी जगह कोई और भी शब्द काम में ले सकते हैं, लेकिन मेन इनका जो सारांश है वो यही निकल के आना चाहिए। ठीक है, हम बताना क्या चाह रहे हैं, बाकी आप अपनी लैंग्वेज में कुछ भी लिख सकते हैं। अतः हमारी अवधारणा में विरोधाभास प्रकट हो रहा है। अगर यहाँ पे विरोधाभास प्रकट हो रहा है तो √3 + 5 एक परिमेय संख्या न होकर √3 + 2 √5 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, हमने अपनी एक अवधारणा बनाई कि हमने मान लिया था कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन वो बात जो हमारी अवधारणा थी वो क्या होगी, गलत सिद्ध होगी। अगर हमारी अवधारणा गलत सिद्ध होगी तो ये क्या हो जाएगी, आपकी एक परिमेय संख्या न होकर अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ये मैंने आपको बता दिया कि आपको इन्हीं शब्दों में से किन्हीं का प्रयोग करके आपको ये सारांश ही लिखना है। जरूरी नहीं है कि आप ऐसा का ऐसा ही लिखें, ये कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे आपके कोई भी मार्क्स नहीं कटेंगे, आप लैंग्वेज अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। और इसके अंदर हमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट है 1/√2, सेकंड है 7 √5 और क्वेश्चन नंबर इसमें 3 दिया गया है 6 + √2। इनका फॉर्मेट वही रहेगा। ठीक है, जिस प्रकार हमने सेकंड क्वेश्चन किया था। कैसे कि जो पहले हम इस क्वेश्चन फर्स्ट को करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो इसका उल्टा मान लेंगे। माना कि 1/√2 है वो क्या है, आपकी परिमेय संख्या। अगर ये परिमेय संख्या है तो हम जानते हैं कि इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यह हमने इसको P/Q के बराबर में लिख दिया।
अब आप जानते हैं जहां पे P और Q क्या है, ये बात तो अब आपको याद ही होगी। P व Q सह अभाज्य क्या है, पूर्णांक है, और Q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमने क्या किया, इससे सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है, तो हमने इसको परिमेय संख्या मान लिया। अगर इसको हम परिमेय संख्या मान सकते हैं तो इसके बराबर, ये किसके बराबर होगा, P बट्टा Q के बराबर होगा, जहां पे P और Q क्या है, आपकी सह अभाज्य पूर्णांक है। Q है वो आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों रूट है, नीचे आ रहा है √2। ठीक है, तो क्लास 9th के अंदर आप हर का परिमेयकरण नाम से कुछ पढ़ चुके हैं, आपको अगर याद आ रहा हो तो। हर का परिमेयकरण क्या होता है कि अगर रूट नीचे आता है ना, ठीक है, हर की जगह अगर आपका रूट आ रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण करेंगे। तो परिमेयकरण करने के लिए इसी संख्या को इसी से गुणा करेंगे, तो यानी 1/√2 गुणा √2 का गुणा ऊपर से और √2 का गुणा हम क्या करेंगे, नीचे करेंगे। यह बराबर किसके है, P बट्टा Q के रूप में। ठीक, तो ऊपर तो क्या हो जाएगा आपका √2 हो जाएगा, √2 का गुणा √2 से होगा तो नीचे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये बराबर किसके है, P बट्टा Q की है। ठीक है, हमें क्या करना है, साइड √2 रखना है, यानी कि अपरिमेय संख्या वही एक साइड रखना है, तो यानी 2 को इस साइड भेज देंगे, तो यानी क्या हो जाएगा, 2 बराबर 2P प्लस Q। ठीक है, इसको दोस्तों आप संख्या को उल्ट भी सकते हैं, आपका परिमेयकरण करने की जरूरत नहीं है, आप इस संख्या को उल्टा करके भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यानी ये क्या है, हर है वो अंश बना लेंगे, अंश को हम हर बना लेंगे, लेकिन आप इसी तरीके से करिए, ये तरीका एकदम सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया दोस्तों, √2 बराबर क्या हो गया, 2P प्लस Q। ठीक है, P और Q क्या है, आपके पूर्णांक है, तो यानी ये मान के आपका पूरा का पूरा परिमेय मान हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगी। ये परिमेय संख्या है तो यानी इसके बराबर वाली संख्या भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो चलिए इस बात को हम लिख देते हैं, P व Q पूर्णांक है, P व Q पूर्णांक है, अतः 2P प्लस Q एक परिमेय संख्या होगी, ठीक, ये परिमेय संख्या होगी। तो इसके अकॉर्डिंग √2 भी क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए। इसके अनुसार √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन दोस्तों हम जानते हैं कि √2 क्या है, आपकी एक अपरिमेय संख्या है। अभी हमने बात की थी कि जो रूट के अंदर अपूर्ण वर्ग होता है, जैसे √2, √3, √5, ये क्या होती है, आपकी अपरिमेय संख्या है। अगर √2 एक अपरिमेय संख्या है तो यानी यह संख्या भी आपकी एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, और इनसे जो मिलकर जो संख्या बनी है वो भी आपकी एक अपरिमेय संख्या होगी। अगर √2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमें तो क्या मिल रहा है, √2 परिमेय मिल रहा है। हमने जो अवधारणा मानी थी उसके अकॉर्डिंग तो √2 क्या आ रहा है, आपका परिमेय संख्या आ रहा है, लेकिन वास्तव में √2 क्या होता है, अपरिमेय होता है। यानी अपनी जो अवधारणा है उसमें क्या हो गया, विरोधाभास हो गया ना। जहां पे भी विरोधाभास होता है तो यानी अपनी बात ये गलत हो गई, तो यानी ये परिमेय संख्या नहीं होगी, तो ये क्या हो जाएगी, आपकी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो आगे लिख देंगे, हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमें तो क्या मिल रहा है, √2 एक परिमेय संख्या मिल रहा है, √2 वास्तव में क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यानी अपनी जो उदाहरण है उसमें क्या हो गया, विरोधाभास हो गया। तो इसको लिख देंगे, अतः हमारी अवधारणा में विरोधाभास प्रकट हो रहा है। इसकी जगह आप यह भी लिख सकते हैं कि अतः हमारी अवधारणा गलत सिद्ध हो रही है, या हमारी अवधारणा में विरोधाभास प्रकट हो रहा है। तो शब्द आप कुछ भी ले लीजिए, ठीक है, लेकिन सारांश निकल के यही आना चाहिए। यही बात मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आपको इसी तरह रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप समझिए कि क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अगर अपनी अवधारणा में विरोधाभास प्रकट हो रहा है तो यानी अपनी अवधारणा क्या हो रही है, गलत हो रही है।
अपनी अवधारणा गलत हो रही है। तो यानी अपनी अवधारणा क्या थी कि रूट 1/2 परिमेय संख्या है, लेकिन ये तो बात गलत होगी। तो सही बात क्या होगी कि रूट 1/2 रूट है वो क्या हो जाएगी, एक आपकी अपरिमेय संख्या होगी। तो लिख सकते हैं अवधारणा में क्या हो रहा है, विरोधाभास प्रकट हो रहा है, इसलिए 1/√2 एक परिमेय संख्या न होकर 1/√2 आपकी एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, ये बात आप यहाँ पे क्या लिखना है, किस प्रकार लिखना है, ये आप समझ चुके हैं। ठीक है, तो अपनी उदाहरण में विरोधाभास हो रहा है, तो यानी कि 1/√2 है वो परिमेय संख्या नहीं है। अगर ये परिमेय संख्या नहीं है तो ये क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो ये क्या हो गया, इसका क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें सिद्ध करना है कि 7√5 वो क्या आपकी एक अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करना है। तो तरीका वही रहेगा, सबसे पहले इसको अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम क्या कर लेंगे, परिमेय मान लेंगे। माना कि 7√5 आपकी क्या एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये इसको हमने P/Q के रूप में लिख दिया, जहां P व Q है क्या है आपके सह, ठीक है, सह अभाज्य पूर्णांक है। Q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये बात आपको यहां तक समझ में आ गई होगी, क्योंकि हर क्वेश्चन के अंदर ये बात अपनी समान है। ठीक है, आगे हम क्या करते हैं कि जो परिमेय संख्या उनको एक साइड लिख देंगे और जो अपरिमेय संख्या उनको एक साइड कर लेते हैं। जैसे 7 है तो ये क्या आपकी एक अपरिमेय संख्या आपको पता है, तो इसको ये क्या हो जाएगी, इस साइड आ जाएगी। तो यानी √5 यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, P/7Q लिख दिया। ठीक है, अब आपको पता है कि P और Q क्या है, पूर्णांक है। अगर P और Q क्या है, पूर्णांक है, तो ये संख्या क्या होगी, आपकी एक परिमेय संख्या होगी। अगर ये संख्या परिमेय होगी तो इसके बराबर वाली संख्या भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। चलिए इस बात को हम लिख देते हैं, P व Q पूर्णांक है। P व Q क्या है, पूर्णांक है। इसलिए P/7Q एक 7Q एक परिमेय संख्या होगी। 7 एक परिमेय संख्या होगी। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर वाले √5 भी क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए। इसके अनुसार √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, ये तो क्या हो रहा है, इसके अनुसार √5 एक परिमेय संख्या हो रहा है। लेकिन हम जानते हैं कि √5 वास्तव में क्या है, आपकी एक अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। यानी कि जो अपनी अवधारणा थी उसमें क्या हो गया, विरोधाभास हो गया। तो यानी अपनी जो बात है वो गलत सिद्ध हो रही है ना। अगर अपनी बात ये यानी कि परिमेय संख्या वाली बात गलत सिद्ध हो रही है तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो इसको लिख देंगे, हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है तो अपनी बात में क्या हो गया, विरोधाभास हो गया। अतः हमारी अवधारणा में अपनी अवधारणा क्या थी, हमने क्या माना था, ये तो माना था कि एक परिमेय संख्या है। तो हमारी अवधारणा में क्या हो रहा है, हमारी अवधारणा में विरोधाभास प्रकट हो रहा है। अवधारणा में विरोधाभास प्रकट हो रहा है। ठीक, अगर अपनी अवधारणा में विरोधाभास प्रकट हो रहा है, अपनी अवधारणा क्या थी, इसे परिमेय संख्या माना था। तो यानी कि ये संख्या है वो परिमेय न होकर क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। इसको मैं आगे लिख रहा हूं, इसलिए विरोधाभास प्रकट हो गया तो यानी अपनी अवधारणा तो गलत होगी। तो यानी कि इसलिए 7√5 एक परिमेय संख्या
परिमेय संख्या न होकर परिमेय संख्या न होकर एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। ये तो हमें सिद्ध करना था कि √7 का एक अपरिमेय है, वही तो हमने सिद्ध कर दिया। इसके लिए हमें क्या करना है, वही फॉर्मेट रखना है, इसको पहले परिमेय संख्या मान लेना है, फिर अपनी अवधारणा को हमने गलत सिद्ध कर देना है। गलत सिद्ध करते ये बात अपनी क्या हो जाएगी, सही साबित हो जाएगी। ये क्या है कि अपरिमेय संख्या। ये आपका इसका सेकंड क्वेश्चन हो गया। चलिए इसका जो पार्ट नंबर 3 है वो करते हैं। इसका तीसरा पार्ट है, हमें सिद्ध करना है कि 6 + √2 है वो क्या है, एक आपकी अपरिमेय संख्या। तरीका वही रहेगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, माना कि 6 + 2 रूट, यानी जिसको अपरिमेय सिद्ध करना है ना, उसको हम क्या मान लेंगे, परिमेय मान लेंगे। हमने मान लिया। अगर यह संख्या परिमेय संख्या है, अगर यह संख्या क्या आपकी परिमेय संख्या है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, P/Q के बराबर में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर यह संख्या परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया। और जहां पे P व Q क्या आपके सह अभाज्य पूर्णांक है, Q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। आगे हम क्या करते हैं, परिमेय को एक साइड कर लेते हैं, इनमें से अपरिमेय उनको एक साइड कर लेंगे। तो यानी 6 इस साइड आ जाएगा, प्लस का है तो इस साइड आती है क्या हो जाएगा आपका, माइनस का हो जाएगा। यहाँ से हम क्या कर देंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, Q, यहाँ पे क्या बचेगा, P, माइनस का सिंबल माइनस और 6Q। ये क्या हो गया आपका 6Q, बराबर में क्या है √2। P और Q क्या आपके पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, तो यानी ये संख्या क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। अगर ये संख्या परिमेय है तो ये संख्या भी क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो इस बात को आपको किस प्रकार लिखना है, अभी तो आपको ये याद हो गए होगा बातें, किस प्रकार इनको लिखना होता है। तो P व Q क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, ये देख लीजिए हमने यहाँ पे मान रखा है क्या, ये सह अभाज्य पूर्णांक होता है। P और Q क्या होता है आपका, पूर्णांक होता है। P और Q क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक है, इसलिए अगर ये पूर्णांक है तो इसलिए P - 6Q/Q एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। अगर ये एक परिमेय संख्या है तो ये भी क्या होनी चाहिए, एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। यानी कि इसके अनुसार √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। √2 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। क्या √2 एक परिमेय संख्या थोड़ी है, इसके अकॉर्डिंग तो क्या रहा है, जो हमने अवधारणा मानी है ना कि एक परिमेय संख्या है, इसके अकॉर्डिंग तो क्या आ गया, √2 एक परिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं कि √2 क्या होती है, एक अपरिमेय होती है। अपने अनुसार तो क्या आ रही है, ये परिमेय संख्या आ रही है, लेकिन वास्तव में √2 क्या होती है, एक अपरिमेय होती है। तो यानी कि जो हमने मानना है और जो वास्तव में है, उन दोनों में क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। विरोधाभास का मतलब क्या, उल्टा हो रहा है। हमने जो मानना है ये परिमेय संख्या मानना है, तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या आ रहा है, परिमेय संख्या आ रहा है। लेकिन वास्तव में क्या होता है, अपरिमेय होता है। यानी अपनी बात क्या हो रही है, गलत हो रही है। अगर अपनी बात गलत हो रही है तो यानी ये परिमेय वाली बात गलत हो रही है, तो ये क्या होगा, एक अपरिमेय होगा। तो इसको लिख देंगे। लेकिन हम जानते हैं कि √2 क्या होती है आपकी, एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। अपनी अवधारणा के तो अकॉर्डिंग √2 हमें क्या मिल रही है, परिमेय संख्या मिल रही है। लेकिन √2 वास्तव में क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन यानी इन दोनों बातों में क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है, यानी दोनों बात अलग अलग हो रही है। तो हम क्या लिख देंगे, जो अपनी अवधारणा वो क्या होगी, यहाँ पे गलत सिद्ध होगी। अगर अपनी अवधारणा गलत हो गई तो यानी क्या है, परिमेय संख्या ये नहीं है। अगर परिमेय संख्या नहीं है तो क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो लिख देंगे, अतः हमारी अवधारणा गलत सिद्ध हो गई, गलत सिद्ध हो गई है।
ठीक है, या हमारी अवधारणा में विरोधाभास प्रकट हो रहा है, या हमारी जो कल्पना है वो गलत हो गई है, ठीक है, या हमारी कल्पना में विरोधाभास प्रकट हो रहा है, ये क्या एक अवधारणा, ये अपनी जो कल्पना थी कि भाई इसको हम प्रीमिय संख्या मान लेते हैं, तो यानी ये बात तो क्या होगी, गलत होगी। ये बात गलत होगी तो यानी प्रीमिय संख्या तो है नहीं, तो क्या हो जाएगी, एक अप्रीमिय संख्या हो जाएगी। इसलिए 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या न होकर क्या होगी, एक अप्रिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आप डायरेक्ट इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इसलिए 6 प्लस √2 क्या हो जाएगी, एक अप्रिमेय संख्या हो जाएगी। आप इसको डायरेक्ट भी लिख दीजिए या आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ये दोस्तों आपकी एक्सरसाइज 1.3 है वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। अभी बाहर वो मौसम बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है। ठीक, तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दिया करें। हर बार आपसे ये रिक्वेस्ट रहती है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, देखते रहना जोबित पीडी। जय हिंद, जय भारत।